दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं नेपाल की। नेपाल में आपने देखा कैसे वहां पे हरकत चल रही थी, कैसे नेपाल जल रहा था और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे ओली, उनको भागना पड़ा। और उस पहले जो 3 प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी वहां पे भागना पड़ा, उनके घर पे अटैक कर दिया। एक प्राइम मिनिस्टर के तो जलानाथ कराल की वाइफ को तो जला के मार दिया। बड़ी दर्दनाक बातें थी, लेकिन वहां पे बात कर चल रही थी कि अब वहां पे कौन रूल करेगा। और इंडिकेशन आ गई है कि जो नेपाल के आर्मी चीफ हैं अशोक राज सिंगडेल, उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया। और पब्लिक को एड्रेस करते हुए उन्होंने जो अपने पीछे फोटो लगाई थी वो लगाई थी नेपाल के पहले किंग की, पृथ्वी नारायण शाह की, जिन्होंने 20 साल की उम्र में नेपाल का भार संभाला था। वो 1723 से लेके 1775 तक रहे और गोरखा को बिलोंग करते थे। 20 साल की उम्र में वो नेपाल के किंग बन गए और वहां पे 50 छोटी छोटी रियासतें थी, उनको मर्ज कर दिया और एक नेपाल को इंपॉर्टेंट जगह बना के रख दिया उन्होंने। और उनके रूल के बाद वहां पे किंग का रूल चलता रहा नेपाल के अंदर। और इसी पे बात करेंगे कि नेपाल के अंदर जब किंग का रूल होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी वहां पे फेल हो चुकी है। पिछले 17 साल के अंदर 13 गवर्नमेंट चेंज की गई। 2008 में वहां पे मॉइस्टो ने भार संभाला था और उससे पहले नेपाल जल भी रहा था। तो बहुत सी बातें इसके ऊपर करेंगे और इसी इश्यू पे बात करने के हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी। वो भी वैसे नेपाल के बारे में बहुत जानते हैं, 2 फिल्में बनाई हैं नेपाल के ऊपर और नेपाल के अंदर रहकर के फिल्में बनाई है, तो उनकी भी बड़ी अच्छी नॉलेज है, नेपाल के बारे में जानते हैं। लेकिन यह है कि अब वहां पे जो डेमोक्रेसी थी वो तो फेल हो गई और अब किंग का रूल आने के पूरे चांसेस हो चुके हैं। जबकि यहाँ पे बात चल रही थी, जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुई उसको डीप स्टेट ने सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया ने धीरे धीरे कंट्रोल संभाल लिया और इंडिया इस टाइम पे अपनी चला रहा है। इंडिया की पॉलिसी वो सक्सेसफुल चल रही है और इसी पे बात करेंगे। उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वहाँ की एक बहुत बड़ी हीरोइन है, एक्चुअली सबसे बड़ी हीरोइन है जो, तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनको पूछा कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है वहाँ में, ज़रा बताइए। तो वी आर वेरी कंसर्न। भाई मैं तो मतलब इतना अपसेट हो जाता हूँ कि मैं टीवी ऑफ कर देता हूँ। ये सुन देख देख के कि किस तरह से वहाँ औरतों को जलाया जा रहा है, वहाँ लोगों को मारा जा रहा है और किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी उड़ाते जा रहे हैं, मतलब जलाते जा रहे हैं। तो शी सेड दैट वी वर शूटिंग आउटसाइड काठमांडू और हम लोग रात को लौटे। तो मैंने आपको वो भेजा भी है, जरा उसकी वो रिकॉर्डिंग देखी है। कहती है वो बिल्कुल। हम लोग काठमांडू में आए तो आधा काठमांडू जल रहा था। कहती है उदय जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नेपाली करे। डेफिनेटली हमारे ये जो मूवमेंट जो शुरू हुआ है शायद अच्छी नीयत से शुरू हुआ होगा, लेकिन उसमें क्रिमिनल्स लोग घुस गए हैं बिल्कुल, और वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। पशुपति नाथ मंदिर को भी जाके लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हिल्टन होटल जलाने का तो लॉजिक ये था कि भाई इट वाज इट बिलोंग टू अ करप्ट पॉलिटिशियन सन एंड सारे ब्लैक पैसों से कहता। अब ये सर नेपाल का मैं जो जाके देखा मैंने कि बड़े सिंपल लोग हैं, बट अवेयरनेस नहीं है वहां पर। फॉरेन चीजें वहां बड़ी आम चीज है कि यार मैं आज इंडोनेशिया गया और शाम को आ गया, मैं थाईलैंड गया और मैं जापान गया, बात बात में ये लोग करते रहते हैं। लेकिन मेच्योरिटी नहीं है यहाँ पर डेवलपमेंट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आज भीड़ में और हर नेपाली ये बोल रहा है कि काश हमारे पास मोदी जैसा एक नेता होता, तो आज हम लोग भी प्रोग्रेस कर गए होते। और हम लोग जिस तरह से हिंदुस्तान पिछले 11-12 साल में कहां से कहां पहुंच गया, हम लोग वहीं के वही हैं जो जब से आजाद हुए हैं जाके। वो थोड़ा बहुत हम लोग इम्पोर्टेड चीजें हैं, ये है वो, और बट लॉन्ग टर्म के लिए उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए वहां का जो यूथ है वो बड़ा अनकंफर्टेबल हुआ कि हमारे हमारे फ्यूचर का कोई नहीं सोच रहा। ये ना अभी उधर मैं इसमें थोड़ी सी सुनो, हाँ मैं थोड़ी सी इसमें बात करूंगा। देखो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 17 साल के अंदर 13 गवर्नमेंट चेंज हो गई,
कोई 1 साल रहा, कोई 1.25 साल रहा, कोई 6 महीने रहा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बनी है केपी ओली की, यहाँ पे क्या होता है कि आप अलायंस बना के गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे इंडिया के अंदर बना है कि बीजेपी ने अलायंस रखा है, एनडीए बनाई हुई है, साथ में कांग्रेस अलग जगह में है। यहाँ पे कांग्रेस भी रूल करती रही अलायंस के साथ। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गवर्नमेंट बनी है इस टाइम पे, दो बड़ी पार्टियां यानी कि सीपीएन यूएमएल जो ओली की है और नेपाली कांग्रेस, उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है। कोई इमरजेंसी तो लगी नहीं थी कि यहाँ पे आपको नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। बनाने का पर्पस क्या था कि बांट के मिलेंगे, बांट के खाएंगे। इससे पहले यहाँ पे जो कमलनाथ प्रचंड की गवर्नमेंट थी, वो बड़ा अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उनको हटाने के चक्कर में ओली और नेपाली कांग्रेस ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई और लूटना शुरू कर दिया। दोनों हाथों से लूट रहे थे, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए। फिर यहाँ पे मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि ओली की एक स्टेटमेंट आई है। ओली हेलीकॉप्टर से चले गए थे, कहा कि दुबई चले गए, इंडिया तो आ नहीं सकते क्योंकि एंटी इंडिया उनका एजेंडा है और चाइना उनको अपने कंट्री के अंदर रखेगा नहीं, चाइना वो जा भी नहीं सकते, वहां पे जाके उनको फ्रीडम भी नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा मेरे को हटाने के दो पर्पस है। एक तो मैंने रेस किया था इशू काला पानी लिपू लेक का, और दूसरा किया था कि लॉर्ड रामा यानी कि हमारे जो भगवान है राम, वो नेपाल में जन्मे थे। उस टाइम पे जब स्टेटमेंट दी थी, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था इनका। तो यहाँ पे जो मेन रीजन हुआ वो है करप्शन, और लोग भड़के जरूर हैं। जो शांति से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसके बाद प्रोटेस्ट को कुछ मोटरसाइकिल के अंदर लोग आए और उन्होंने यहाँ पे आगजनी शुरू कर दी, जलाना शुरू कर दिया। जैसे आप बात कर रहे थे, आपको बताया, मुझे भी बहुत से लोगों ने बताया कि वहां पे क्या हुआ, और यही बात है। लेकिन अब क्या है कि काफी हद तक सिचुएशन कंट्रोल के अंदर है। इवन जो आपका काठमांडू एयरपोर्ट है वो खोल दिया गया 24 घंटे के बाद, और वहां पे लाइफ नॉर्मल होती जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट बने। एक यहाँ पे सुशीला कार्की जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थी, एक लेडी जो पहली चीफ जस्टिस है ये नेपाल के अंदर, और उन्होंने इस टाइम पे ये कहा है कि इनको हम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। इससे पहले कुछ नाम चल रहा था, जो काठमांडू के मेयर थे बिरेंद्र शाह उनका नाम है, यंग आदमी है, वो बनने की बात थी कि वो यहाँ के पीएम बनेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, हमारे जो एम्बेसडर है, वो उन्होंने बात की नेपाली पॉलिटिशियन या जो भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल कर रहे हैं कि हम किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे जिसका एजेंडा एंटी इंडिया हो, क्योंकि बलेंद्र शाह का एजेंडा एंटी इंडिया था। पढ़े भी इंडिया के अंदर है, कर्नाटका में पढ़े हैं, और पढ़ने के साथ साथ इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की थी। बाद में ये चले गए काठमांडू के अंदर, नेपाल के अंदर, और वहां जाके हिंदी फिल्म को बैन करना शुरू कर दिया। और उन्होंने ग्रेटर नेपाल का मैप निकाला है कि हमारा यूपी का एरिया भी हमारे साथ है, बिहार का एरिया भी हम क्लेम करते हैं, लिपू लेक और काला पानी की बात भी कर रहे थे। तो बेसिकली जो ऐसे लोग करते हैं जो वहां पे एजेंडा चलाना चाहते हैं एंटी इंडिया, उनको तो इंडिया टॉलरेट नहीं करेगा। और नेपाल की पूरी डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर, और इंडिया इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सबने देख लिया है। हमने बांग्लादेश को भी सबक सिखा दिया है, मालदीव को भी बता दिया है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एशिया के अंदर पीछे 5 गवर्नमेंट चेंज हुई। पाकिस्तान में इमरान खान को हटा दिया गया, श्रीलंका के अंदर भी वहां पे राजा कब्सा को हटा दिया गया था पावर से। फिर तीसरा आपकी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनको हटा दिया गया। तो इसके बाद अब यहाँ पे नंबर आया नेपाल का। तो इससे इंडिया को भी चिंता है कि हमारे आसपास कैसे चेंजेस हो रही हैं, कैसे यहाँ पे लोगों को हटाया जा रहा है पावर से। तो एक बड़ा इशू, बड़ा कंसर्न का इशू है। लेकिन इंडिया इस टाइम पे बड़े स्ट्रांगली कंटेंट कर रहा है कि हम किसी को भी टॉलरेट नहीं करेंगे जो एंटी इंडिया, क्योंकि नेपाल का जितना भी सामान आता है इंडिया के थ्रू आता है, चाइना के थ्रू आ नहीं सकता। और नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जिसका बॉर्डर लगता है इंडिया और चाइना से, और चाइना से वो सामान मंगाएगी तो महंगा पड़ेगा। इंडिया ने अपना बॉर्डर ओपन रखा है, चाइना का बॉर्डर ओपन नहीं है। चाइना का शायद 400 किलोमीटर या 499 किलोमीटर का बॉर्डर है। इंडिया से नेपाल का बॉर्डर लगता है 1699 किलोमीटर का, और टोटल ओपन है। 3 करोड़ नेपाली नेपाल के अंदर रहते हैं, 1 करोड़ रहते हैं इंडिया के अंदर, और 50 लाख रहते हैं गल्फ और यूरोप के अंदर। और ये इनको जो 2 चीजें मिलती हैं, जो पैसा मिलता है, वो पैसा अर्न करते हैं, एक तो टूरिज्म से, दूसरा अर्न करते हैं जो इनको रेमिटेंस मिलती है फॉरेन कंट्री से, और तीसरा रिसेंटली एक नेपाल ने एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया से कि इंडिया को अपनी बिजली बेचेगा। और इंडिया ने वहां पे डैम भी कंस्ट्रक्ट किए हैं, और कुछ डैम को बनाया जा रहा है ताकि नेपाल की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। पीएम मोदी बहुत अप्रिशिएट करते हैं स्पेशली हिंदूज को, और हिंदूज को सपोर्ट भी करते हैं। और ओपनली आप देखो कितने हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मंदिरों के अंदर जाते थे, कोई नहीं जाता था पब्लिकली, लेकिन पीएम मोदी सबको दिखा करके मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, टीका लगाते हैं, पूजा करते हैं। तो इसलिए पीएम मोदी नेपाल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर नेपाल या नेपाल की गवर्नमेंट वो एंटी इंडिया एजेंडा चलाती है,
तो वो ना तो पीएम मोदी टॉलरेट करेंगे, ना कोई इंडियन टॉलरेट करेगा। नेपाल प्रोग्रेस करे, बड़ी अच्छी बात है। ये सर सूद साहब, ये बलिंदर शाह का दो एंगल मैं देख रहा हूँ। एक तो वो टेम्परेरी पोस्ट नहीं लेना चाहता, वो वेट कर रहा है परमानेंट पोस्ट की। और दूसरा मुझे लगता है कि प्रॉब्ली इंडियन गवर्नमेंट हैज पुट द फुट डाउन कि इस बिल्कुल तरह के ट्रबल मेकर, इस तरह के नेगेटिव आदमी जो हिंदुस्तान को बिना मतलब के नमक हरामी की तरह वो बातें करते रहते हैं, उस आदमी को बिल्कुल भी मत लाएं ऊपर। तो ये मुझे लग रहा है सर। एक एक बात मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस और मेरे ऑब्जर्वेशन में बताऊंगा, जो आप समझने की कोशिश करिए। हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में पूना में बिहार और नेपाल के बहुत स्टूडेंट्स होते थे और आपस में इनके बड़े झगड़े चलते थे। झगड़े ही नहीं, डिफरेंसेस ही नहीं। मैं बताऊं आपको, इनका सोचने का भी लेवल एक ही है, बिहारियों का और नेपालियों का बिल्कुल एक ही है। उदय, और उदय सुनो, एक छोटी सी मैं आपको बीच में टोक दूं थोड़ा सा। ये जो आप बात कर रहे हो ना बिहार वाली या नेपाल की, ये नेपाल की तराई के लोग हैं, बिल्कुल पहाड़ी लोग नहीं होंगे। हाँ, तो पहाड़ी लोग जो है ना वो बेसिकली बिहारियों जैसे ही हैं। बिल्कुल वो मतलब यादव भी बिहारियों है की वहां से, तरह बहुत है। से यादव। और सर वहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन वैसी हुई जो लालू प्रसाद के टाइम थी, टोटल करप्शन, टोटल चोरी। और उसकी वजह से यहाँ तो बिहार में तो इस तरह से कोई हरकत हुई नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में अपराइजिंग होना बड़ा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ हमारी बिल्कुल जो डेमोक्रेसी है, और क्योंकि आज ऑपोजिशन के साथ कंट्री का कोई आदमी खड़ा नहीं है आके, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। तो जो बिहार वाली सिचुएशन अभी नेपाल में चल रही थी, और उन्होंने कहा भैया हद हो गई, करप्शन की हद हो गई कि ये कौन से लालू प्रसाद हमारे यहाँ पर ओली जी आ गए हैं कि मनमानी कर रहे हैं और करप्शन एकदम उदय खुलेआम कर उदय रहे हैं। मैं उदय मैं आपको फिर एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं। नेपाल में दो टाइप के लोग हैं। एक तो है पहाड़ी नेपाली, जैसे ओली जैसे हो गए, नेपाली पहाड़ी हैं। लेकिन दूसरे आते हैं आपके तराई के जो लोग हैं वो बिहारी और यूपी और बिहार के बॉर्डर से लगते हैं। और आपको एक और बात बता दूं इसके ऊपर कि मतलब इनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते उस चक्कर में। लेकिन हाँ, करप्शन वहां पे हुई है, करप्शन में सब डूबे हुए हैं। लेकिन एक और पूरा बात बता बिहार दूं, वाला हाल हुआ है। इंदिरा गांधी जब पावर में थी एक टाइम पे, तो इंदिरा गांधी ने नेपाल के तराई को अंदर लेने की कोशिश की थी रॉ के थ्रू कि इसको इंडिया के अंदर मिला लो, क्योंकि इनसे वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो तराई के लोग हैं उनको कहा कि वो ना प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ना कोई इंपॉर्टेंट सीट ले सकते हैं। तो यह फर्क है। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी और बात बता दूं। नेपाल की हिस्ट्री में जैसे की थी, जब नेपाल तो आजाद हुआ था या नेपाल बना था, उनके जो पुराने जो किंग थे, जिनका उनके जो पुराने किंग थे, किंग पृथ्वीराज नारायण शाह, जो 20 साल की उम्र में वहां पे किंग बन गए थे नेपाल के। और उन्होंने 25 स्टेट को अपने कंट्रोल में कर दिया, यानी कि नेपाल को इकट्ठा कर दिया। फिर यहाँ पे और बातें हुई थी, जैसे 1952 में किंग त्रिभुवन, वो नेपाल के किंग थे, लेकिन उनकी पावर उनके मंत्रियों ने छीन ली थी। जैसे शाह रिजीम के लोग थे, उन्होंने पावर ले ली थी, और रोज वो निकलते थे बग्गी में अपनी जो उनका एक जो महल है यहाँ पे, जो ऑफिस उनका होता था, वहां से निकलते थे बग्गी के अंदर और सीधा अपने घर में चले जाते थे। और लेकिन जब पास करते थे तो इंडियन एम्बेसी के सामने से पास करते थे। तो इंडिया को पता था, उन्होंने एक मैसेज भेजा इंडिया को कि मेरे को इन्होंने बंदी बना के रखा है, मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जब वहां से आ रहे थे तो इंडिया के लोगों ने कहा कि आप आइए और सीधा एम्बेसी में घुस जाइए। तो नेहरू का टाइम था, नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, 1952 की बात बता रहा हूँ। तो उनकी बग्गी जो थी वो 200 मीटर 150 मीटर की बात थी, वहां से आई, इंडियन एम्बेसी की तरफ मुड़ गई और बड़ी स्पीड से मुड़ी। जो उनके गार्ड थे वो उनका पीछा नहीं कर पाए, और जैसे इंडियन एम्बेसी के अंदर उनकी बग्गी घुसी तो उसको बंद कर दिया गया। और इंडियन एम्बेसी के अंदर कमांडो बैठे हुए थे उस टाइम पे, और एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे रेडी रखा गया था। हेलीकॉप्टर में लेकर के उसको दिल्ली में लाया गया, और दिल्ली में जाकर के नेहरू ने उनके साथ एक मीटिंग होल्ड की, और ओपन मीटिंग होल्ड की, जिससे नेपाल के अंदर हड़कंप मच गया। क्योंकि नेपाल तो नेचुरली छोटी कंट्री है, चाहे इंडिया आजाद हुआ था, इंडिया कमजोर था, लेकिन इंडिया उस टाइम पे इतना कमजोर भी नहीं था। और उस टाइम पे जो किंग त्रिभुवन थे, उन्होंने नेहरू से कहा कि मैं इंडिया से मर्ज होना चाहता हूं। नेहरू ने कहा भाई ऐसा है कि आप अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को रिवाइव करो, डेमोक्रेसी रिवाइव करोगे, जब डेमोक्रेसी के अंदर कह दिया जाएगा कि आप मर्ज करना चाहते हैं तो हम आपको तब मर्ज करेंगे।
लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी तो आई नहीं, किंग का राज चलता रहा। लेकिन एक और बात बताऊंगा आपको कि 2001 में किंग वीरेंद्रा, जो वहां पे उस टाइम पे किंग थे, उनका मर्डर कर दिया गया उनके घर के अंदर ही, नारायण हैती पैलेस के अंदर। साथ में उनकी वाइफ और साथ में 8 और फैमिली के मेंबर्स, उनका सबका मर्डर कर दिया गया। और यह कहा जाता है कि मर्डर किसने किया, 2001 की बात बता रहा हूं। वो जो प्रेजेंट इस टाइम पे नेपाल के जो किंग हैं, जो इस टाइम पे बाहर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं उनका जो बेटा है पारस, उसने उनका मर्डर किया। और जो नेपाल का उस टाइम पे क्राउन प्रिंस था, उसके पीठ पे गोली मारी थी। और यहां पे जो आवाज फैली गई है, जो प्रोपेगेंडा किया गया, वो ये था कि नेपाल का जो प्रिंस था, उसने अपने फादर या बाकियों को मार दिया क्योंकि किसी लड़की, इंडियन लड़की से मैरिज करना चाहता था, जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन नेपाल के अंदर उनके जाने के बाद जो उनके भाई थे कि ज्ञानेंद्र, वो सत्ता संभाल नहीं पाए और उस टाइम पे मॉरिस ने अपना काम शुरू कर दिया। और यहाँ पे बहुत से लोग कहते थे किसका हाथ हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया का हाथ होगा, कुछ कहते हैं चाइना का हाथ है। लेकिन एक बात बताऊं कि उस टाइम पे जो इंडिया के अंदर रूल चल रहा था या कंट्रोल था, वो था सोनिया गांधी का। और सोनिया गांधी नेपाल के किंग को पसंद नहीं करती थी, रॉयल फैमिली को पसंद नहीं करती थी। जब यहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी 2008 में, या और उससे पहले 2006 के अंदर, जब यहाँ मूवमेंट चल रही थी डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की, तो सोनिया गांधी ने जिसको भी भेजा, कुछ कम्युनिस्टों को भेजा और येचुरी को भेजा था। स्पेशली येचुरी जाकर के, मैंने पहले बात की है, वो इंडियन एम्बेसडर से नहीं मिले, वो जाकर के चाइनीज एम्बेसडर से मिले। मतलब सोनिया गांधी चाहती थी वहां जो गवर्नमेंट बने वो प्रो चाइना बने। ये हाल है हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट का या कांग्रेस की पार्टी का, क्योंकि वहां पे आज जो इंडिया के अंदर आज भी कांग्रेस के अंदर जो कंट्रोल है वो सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का। राहुल गांधी भी अपने वहां के इशारे पे चल रहे हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन अब जो वहां पे बात चल रही है, वहां पे मतलब जो वहां पे इस टाइम पे जो लोग बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि वहां पे इस टाइम पे दोबारा मतलब किंग का रूल हो जाएगा। और ये अगर रूल बनता है तो मुझे लगता है कि नेपाल के लिए भी अच्छा होगा और इंडिया के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन थे नेपाल के अंदर, ये करप्ट थे और इन्होंने नेपाल की प्रोग्रेस होने दी। अगर यहाँ पे किंग का रूल होगा और एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे तो नेपाल अच्छे तरीके से चल पाएगा। और ये उम्मीद करते हैं कि नेपाल अगर स्ट्रांग होगा, नेपाल अच्छे तरीके से चलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। एक हिंदू राष्ट्र अगर नेपाल बनेगा तो वहां पे जो एक इशू खेला जा रहा है कि वहां पे कन्वर्शन का काम किया जा रहा है, कुछ वहां पे जो मुस्लिम है वो घुस चुके हैं नेपाल के अंदर और कोशिश कर रहे हैं कन्वर्शन की, क्योंकि वो गरीब गरीब लड़कियों को पकड़ के उनको कन्वर्ट कर लेते हैं इस्लाम के अंदर और कईयों को तो पाकिस्तान ले जाते हैं। तो वहां पे जो अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो नेपाल की डेमोग्राफी चेंज होने में देर नहीं लगेगी। अगले 10 से 15 साल के अंदर नेपाल की डेमोग्राफी चेंज हो सकती है, क्योंकि करप्शन वहां पे बहुत ज्यादा है। और इस टाइम पे जो नेपाल के किंग हैं वो तैयार बैठे हैं कि मुझे पावर। और लोग ये भी कह रहे हैं कि नेपाल के जो किंग है उनका भी इसके अंदर हाथ था, जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी ओली के खिलाफ। और ओली ने तो वैसे ही कह दिया कि भाई यहाँ पे जो मेरे खिलाफ जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसके पीछे इंडिया का हाथ है, जबकि हम कहते हैं कि इसके पीछे जो हाथ है वो है यूएस डीप स्टेट का। लेकिन देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या होता है ना। सर हाँ, मेरा तो यही है कि बड़ी सहानुभूति है हमारी ये नेपाली भाइयों के साथ। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है। वहां पर हिंदुस्तानी है तो वो हमको दादागिरी करता है, हम लोग कोई दादागिरी, आपका हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा यही है कि भैया आप एक हिंदू राष्ट्र हैं, हम चाहते हैं कि आप फले फूले, आप अच्छी तरह रहें। हमें हमें आपकी तरफ कुछ भी एक भी नेगेटिविटी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर नॉर्मल से जल्दी आए और हमारे पड़ोसी अगर मजबूत बनते हैं तो इट इज गुड फॉर इंडिया एंड इट इज गुड फॉर इंडियाज इकोनॉमी ऑल्सो। और स्पेशली हिंदू, स्पेशली हिंदू सर, बिल्कुल। अब वही समझना चाहिए नेपालियों का। देखिए हमारा कोई भी भावनाएं हैं, आपकी तरफ बड़ी पॉजिटिव भावनाएं हैं। और आप जब मैं नेपाल मैं जब नेपाल में पोस्टेड था तो वहां के एक एसपी थे जिनके काठमांडू के, जिनके फादर इंडियन आर्मी के अंदर पोस्टेड थे। तो मेरी उनसे बात हुई किसी इशू के ऊपर। मैंने कहा नेपाल के अंदर अगर यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए या नॉन करप्ट गवर्नमेंट आ जाए तो नेपाल को डेवलप होने में 3 से 4 साल लगेंगे, नेपाल डेवलप हो जाएगा। नेपाल के अंदर जैसे टूरिज्म है, टूरिज्म और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा, नेपाली जो रेमिटेंस भेजते हैं वहां से इनकम है। तीसरा, नेपाल के अंदर वहां पे कैसीनो चलते थे, वो आज काफी बंद हो चुके हैं। और चौथी बात है कि नेपाल के पास बहुत बिजली है। नेपाल अगर अपने रिवर्स के ऊपर डैम बना ले
तो सारी की सारी बिजली इंडिया के अंदर भेज सकता है। नेपाल के अंदर फ्लड्स खत्म हो जाएंगे, नेपाल के अंदर आप एग्रीकल्चर बढ़ जाएगी और साथ में इंडिया के अंदर फ्लड्स होंगे, क्योंकि हम दोनों की एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। पानी वहां से आता है, लेकिन चाइना इनका सामान ले नहीं सकता, चाइना को जरूरत नहीं है। चाइना का जो एरिया है नेपाल के साथ, वो अंडर डेवलप्ड एरिया है और चाइना वहां पे कोई बिजली उनको जरूरत नहीं है उस एरिया के अंदर। तो चाइना अगर नेपाल के अंदर बिजली होगी तो इंडस्ट्री भी खुलेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुल सकती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री खुल सकती है। अगर नेपाल में पीस होगी तो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज जा सकती है नेपाल के अंदर बिजनेस करने के लिए, और अगर कंपनियां में बिजनेस करेंगी तो नेपाल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो जो नेपाली इंडिया के अंदर काम करने के लिए आते हैं, छोटे मोटे काम करने के लिए आते हैं, तो उनको इंडिया के अंदर काम करने के लिए आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो नेपाल के अंदर रहकर के कमाई कर सकते हैं। जब कोई अपने घर से बाहर आता है तो उसकी मजबूरी होती है कि यहाँ पे बर्तन मांजो, छोटे काम करो, चौकीदारी का काम करो। और नेपाल के अंदर अगर वहां पे इंडस्ट्री फैलेगी तो वहां पे एजुकेशन भी आएगी और नेपाल डेवलप करेगा। और मुझे लगता है कि अगर नेपाल के अंदर एक अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, जो वहां पे उनके जो किंग है वो लेके आ सकते हैं, तो नेपाल अगले 5 साल के अंदर एक डेवलपिंग कंट्री हो सकता है। अभी जो बैकवर्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री हो सकता है, उसके बाद अगले 5 साल के अंदर नेपाल एक डेवलप कंट्री बन सकता है, जिससे हमें भी खुशी होगी कि हमारा एक हिंदू राष्ट्र, हमारा पड़ोसी एक प्रोग्रेस कर रहा है। खैर, लगते हैं हमने बहुत सी बात कर ली इसके ऊपर। आप मतलब ये सब्सक्राइब करिए इस चैनल को सूद साहब के, और शेयर करिए, कुछ सजेशन दीजिए कि हम लोग कहाँ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आगे। तो लेट्स होप फॉर द नॉर्मलसी इन नेपाल एज सून एज पॉसिबल। जय हो सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।